हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। ये आज आप लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आपका जो थर्ड पेपर होगा आपका एग्ज़ाम कल। मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए कुछ हेल्प कर सकूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा। सो वैसे सेकेंड पेपर तो उतना हार्ड नहीं था, और उससे भी रिलेटेड आई होप आपने वीडियो देखा होगा। ये चैनल पे अपलोड हो चुके हैं बहुत सारे, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आए थे तो वो भी वीडियो अपलोड हो चुके थे। अगर आपने देखा होगा तो आपने अच्छे से लिखा होगा आपने। और बहुत सारे और भी वीडियो थे जो अपलोड किए जा चुके थे सेकंड पार्ट के। और ऐसी बात नहीं है कि थर्ड पेपर का जो है आपका कोर्स लर्निंग एंड टीचिंग उसका वीडियो अपलोड नहीं है, इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बीएड का जो नोट्स है, बीएड नोट्स करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल मतलब मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो कुछ नोट्स नहीं अवेलेबल है उसका मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं आपको अभी वीडियो बना के आपको बता दे रही हूँ कि आई मीन बता समझा दे रही हूँ कि आप ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली लिख सकें। ओके, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे किसी भी प्रकार का डाउट हो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए आज का जो टॉपिक है वो है फेज ऑफ टीचिंग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं या आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो उतना तो नहीं बता सकती, लेकिन वैसे इसका नोट्स भी अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और मैं बस समझा दे रही हूँ आपको कुछ चार्ट वगैरह के साथ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, ये आपको पता है। इसमें भी शिक्षण में बहुत सारे शिक्षण अगर आए तो आपको क्या करना है कि अगर देखिए व्हाट इज़ टीचिंग, तो टीचिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी क्वेश्चन कोई भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन नेक्स्ट उसके बारे में मीनिंग उसका लिखना है, मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर उसका डेफिनेशन देना है कुछ एक दो राइटर के साथ। ठीक है, तो शिक्षण आप लिख देंगे। ठीक है, और जब उसके बाद फेज ऑफ टीचिंग अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप ऐसे देंगे, इंट्रोडक्शन टीचिंग के बारे में कुछ लिखेंगे, उसके बाद फेज ऑफ टीचिंग करके जो है उसका 3 फेज होता है वो आप लिखेंगे। ठीक है, और फेज टीचिंग आता है तो टीचिंग के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं जो भी हैं वो आप लिखेंगे। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले फेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, तो टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो 3 फेज में होता है। वो होता है प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, क्या है आपका प्री एक्टिव फेज, सॉरी प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज, उसके बाद है आपका इंटर एक्टिव फेज, उसके बाद है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे शिक्षण फेज ऑफ शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो आपको पता है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जैसे टीचर छात्र। यहाँ पे दो मतलब कोई भी हो, दो व्यक्तियों के बीच जरूर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया बोला गया है। वैसे तो नॉर्मली वैसे तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन बिना दो आदमी मतलब दो ह्यूमन बींग्स यानी दो कोई भी हो, आई मीन समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मतलब कि समाज क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में दो व्यक्ति जरूर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, बहुत, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र जो होता है लर्निंग होता है। ठीक है, लर्निंग को प्रभावशाली बनाना, यानी सीखने का जो प्रोसेस है, लर्निंग सीखने की क्रिया, उसको प्रभावशाली बनाना शिक्षण का। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति जो होता है, इसमें एक अनुभवी यानी ट्रेंड व्यक्ति, ठीक है, किसी अनुभवहीन यानी जो ट्रेंड नहीं होता,
व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो ज्ञान प्रदान करता है। यह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। शिक्षण के द्वारा स्टूडेंट्स के बिहेवियर में परिवर्तन होता है, उसका विकास होता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है और इसका जो परिणाम ही होता है लर्निंग, यानी शिक्षण अगर होगा तो वहाँ पे लर्निंग होगा। ठीक है। इन क्रियाओं द्वारा छात्रों को सीखने में सहायता मिलती है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षण हो और लर्निंग ना हो, ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं अगर कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है तो। इन क्रियाओं द्वारा छात्रों को सीखने में सहायता मिलती है। शिक्षण क्रियाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण 3 फेज में, शिक्षण क्रियाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण कितने फेज में होता है? तो 3 फेज में होता है, किया जाता है। ओके। तो ये फेज है आपके प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटर एक्टिव फेज, ओके, और ये है पोस्ट एक्टिव फेज। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन, वैसे आपको अगर इसका नोट्स चाहिए रिटन में डिस्क्राइब करके तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। और वैसे मैंने टेलीग्राम पे इसका लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम इसका एक टेबल के रूप में देखते हैं। सॉरी, चार्ट के रूप में, यानी ब्रांच वगैरह जो है। देखिए ये है आपका शिक्षण। ठीक है। तो शिक्षण हो गया, जो शिक्षण आप समझ चुके हैं कि शिक्षण क्या होता है। ठीक है। तो इसका जो है हिंदी में जो होता है प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व अवस्था, इंटर एक्टिव फेज अंतःक्रिया अवस्था, और पोस्ट एक्टिव फेज उत्तर अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था क्यों कहता है इंटरएक्टिव फेज? क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट और टीचर होते हैं उनके बीच इंट्रैक्शन होता है, यानी उनके बीच अंतःक्रिया होती है, इसीलिए इसे इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। तो देखिए इसके तीनों के कार्य क्या क्या हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका पूर्व अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज का क्या इसका कार्य होता है? वो होता है इसमें उद्देश्य का निर्माण एवं निर्धारण करना, यानी कि जब आप जो लेसन प्लान बनाते हैं वो भी पूर्व अवस्था में ही आता है। इसे ही प्लानिंग फेज भी कहते हैं। ओके। और इसे प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आ जाता है उद्देश्य का निर्माण एवं निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चुनाव, इसमें क्या आपको पढ़ाना है, किस बच्चे को कौन सा टॉपिक, मतलब किस क्लास को किस टॉपिक को पढ़ाना है, कौन से पाठ्य वस्तु का चुनाव करना है। ठीक है। फिर आपका जो होगा शिक्षण शैली क्या होगा, आप किस शिक्षण शैली से पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद होगा शिक्षण व्यू रचना, यानी आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी होगा, वो आप क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ठीक है। उसके बाद होता है शिक्षण युक्तियों का चुनाव, यानी जो टैक्टिक्स होते हैं, यानी शिक्षण युक्ति यानी टेक्निक होते हैं, वो आप कौन सा टेक्निक लगाएंगे, कौन सा अपनी जादू की छड़ी घुमाएंगे जिससे बच्चे को आसानी से इजीली समझ में आ सके। तो यही होता है शिक्षण व्यू रचना यानी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होता है सबसे लंबा प्रोसेस होता है, इसी के अंतर्गत टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग मैक्सिमक्स, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये होता है सारा का सारा क्या होता है पूर्व अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज में ये सारे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट एक्टिव फेज, सॉरी इंटर एक्टिव फेज में क्या होता है। तो इंटर एक्टिव, जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन होता है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट होता है कक्षा आकार की अनुभूति, यानी कि जब टीचर क्लास में एंट्री करता है तो उस समय देखता है कि बच्चे जो हैं कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा बच्चा सैड है, कौन सा बच्चा, मतलब ये सारे बच्चों की स्थिति देखते हैं, क्लास का इन्वायरमेंट देखते हैं और क्लास का साइज वगैरह जो होता है वो अपना देखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है छात्रों का निदान, यानी छात्रों का निदान कहने का मतलब इसमें जो होता है आपका प्रीवियस नॉलेज का टेस्टिंग होता है। जैसे आप पढ़े होंगे लेसन प्लान, अगर आपने लेसन प्लान के बारे में नहीं पढ़ा है, वैसे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेडागोजी सब्जेक्ट में लेसन प्लान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके। तो अगर सपोज कि अगर प्लेलिस्ट में कोई अपलोड नहीं है तो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो छात्रों का निदान कहने का मतलब बस टीचर पहले परसेप्शन करता है, उसके बाद उसका क्या
उसका मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है उसका टेस्टिंग करता है, उसके बाद उसका निदान करता है कि बच्चों में क्या कमी है, उसको सुधार करने के लिए उसके सारे जो टॉपिक्स उसको पढ़ाने होते हैं उसके बारे में अपना प्रिपरेशन करता है। उसके बाद जो है क्रिया या निष्पत्ति कार्य, ये जो सारे कार्य हैं आपके, ये जो टीचर जब क्लास में एंट्री कर लेता है उसके बाद का ये इंटरएक्टिव फेज होता है। ठीक है, ये आपका पूर्वावस्था जो था, ये था आप अपने घर पे या अपने ऑफिस में जो बैठ के जो आप अपना टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं उसका काम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्रिया जो आपको करने हैं, यानी क्रिया कार्य, यानी जो क्या पढ़ाने हैं उससे संबंधित जो कार्य है उसमें है उद्दीपक का प्रस्तुति, उद्दीपकों का स्टिमुलस का प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं उसमें आप यहाँ पे स्टिमुलस कहने का मतलब हो जाएगा आपका जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाना है, और उसके बाद अगर आप कुछ टीचिंग एड्स वगैरह जो दिखाते हैं जिससे बच्चे उत्प्रेरित हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे पढ़ने के लिए, यानी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ पे ये बात हो रहा है। ठीक है, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद जो है जो आपने प्रेजेंटेशन होता है ना अपना टीचिंग पॉइंट, वो सारे जो आप लेसन प्लान बनाए होंगे तो टीचिंग पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है वही यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, यानी कि फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट, यानी फीडबैक और रिइंफोर्समेंट, यानी आप पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उस बच्चे को बोलते हैं वाह कितना अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड, ये सारे जो आप वर्ड यूज करते हैं तो ये रिइंफोर्समेंट में होता है। ठीक है, और जो आप उसे बता रहे हैं कि हाँ ये आपका सही है या गलत है, ये आप उसका फीडबैक दे रहे हैं, यानी कि तुरंत का ही उसका सही है, उसके क्वेश्चन का उत्तर जो है, आंसर जो है सही है या गलत है, उसको मतलब उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये फीडबैक होता है। उसके बाद फीडबैक सिर्फ टीचर को ही नहीं मिलता, स्टूडेंट को ही नहीं दिया जाता, उससे टीचर को भी पता चलता है कि हमारे टीचिंग मेथड जो है या जो टीचिंग स्ट्रेटजी हमने बनाया है या जो टीचिंग टेक्निक्स हमने अपनाया है वो सही है या गलत है, यानी कि अचीवमेंट यहाँ पे दिया है ना, क्रिया या निष्पत्ति कार्य, यानी कि वो पता चलता है कि वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जैसे असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जो विकास की प्रगति के लिए जो होता है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पे ये कार्य होता है। तो पृष्ठपोषण और फीडबैक रिइंफोर्समेंट इसका कार्य करते हैं। ठीक है, पुनर्बलन में आता है रिइंफोर्समेंट दो प्रकार का होता है, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, किसी बच्चे को पॉजिटिव यानी कुछ दिया जाता है जिससे कार्य करने की जो प्रायिकता है उसकी बढ़ जाती है, और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव रिइंफोर्सर को हटा दिया जाता है जिससे कार्य करने की प्रायिकता बढ़ जाती है। ठीक है, जो रिइंफोर्समेंट होता है उसमें दोनों में प्रायिकता बढ़ती है, जबकि पनिशमेंट जो होता है उसमें प्रायिकता किसी भी कार्य करने की प्रायिकता जो है घटती है। ठीक है, वैसे तो आपको डीपली इतना नहीं पढ़ना है, जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, बस इतना समझ जाइए कि आपको ये थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्राइब कर देना है ऐसे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है शिक्षण युक्तियों का विस्तार, यानी जो आप टीचिंग स्ट्रैटेजी बस आप बना लिए उससे ये कुछ नहीं होता। अब आपको क्या करना है कि वो किस टाइम पे आपको कौन सी टेक्निक्स जो है, कौन से स्ट्रैटेजी जो है आपको यूज करना है, यानी कब आपको क्वेश्चन पूछना है, किस टाइम आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये जो सारे हैं वो होता है शिक्षण युक्तियों का विस्तार। तो ये सारे आ गए आपके इंटरएक्टिव फेज में। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद आपका पोस्ट एक्टिव फेज, यानी उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया का लास्ट चरण होता है और इसमें जो होता है इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, यानी कि जो टॉपिक पढ़ाए गए, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था, यहाँ पे उद्देश्य निर्माण एवं निर्धारण, वो कितने व्यवहार में परिवर्तन किए, इसका यहाँ पे जांच किया जाता है कि जो हमने यहाँ पे उद्देश्य निर्धारित किया है वो यहाँ पे मिला या नहीं बच्चों को। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, और यहाँ पे जो है यहीं पे आपके मूल्यांकन युक्तियों का जो किया जाता है, सारे ये बना लिए जाते हैं कौन कौन से हमें उपयुक्त कौन कौन सी टेक्निक्स हमें यूज करना है, और यहाँ पे उनमें से जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हमारे टॉपिक क्या थे और क्या क्या हमने पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद है आपके प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब आप जो बच्चे का परिणाम जो आप इवैल्यूएट करके यहाँ पे पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमने जो टेक्निक्स, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी मेथड हमने यूज किया या जो टीचिंग एड्स हमने यूज किया, जैसे चार्ट, मॉडल वगैरह हो गए, तो हमने यूज किया तो वो कितने इफ़ेक्टिव थे, यानी बच्चों ने उसे कितना सीखा, कितने व्यवहार परिवर्तन हुए। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके टीचिंग स्ट्रेटजी के जो आप निर्धारित करते हैं उसमें हेल्प करता है। यानी जब अच्छा कुछ रिस्पांस नहीं आएगा तो आप समझेंगे कि मेरा जो स्ट्रेटजी था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए बच्चे ने नहीं सीख पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है टीचर्स के टीचिंग मेथड जो स्ट्रेटजी होते हैं उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये है आपके टीचिंग फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेज ऑफ टीचिंग। इसे आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन पूछे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आप इसका एक एक का डील करेंगे, ये एक एक का अलग अलग का डील करेंगे। मैंने इतना लेक्चर दे दिया कि आई होप आप लिख पाएंगे, लिख सकेंगे, तो सबका अलग है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो बस आप टीचिंग फेज के बारे में लिख देंगे और इतना सारा लिख देंगे, बस इतना ही काफ़ी है। ओके, सो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपका इसका PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।